हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज हम लोग देखते हैं, रिवीजन करते हैं नीति निर्देशक तत्व पर। हम लोगों का जो है मौलिक अधिकार हो चुका है। मैंने बताया मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में है, 12 से 35 तक है। तो बारी बारी से जितने मौलिक अधिकार, 7 मौलिक अधिकार हैं संविधान में जो हमें प्रदान किया गया है, तो उस चीज पर हम लोग विधिवत चर्चा कर चुके हैं और उसी पॉइंट पर हम लोग चर्चा किए हैं जहां से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मौलिक अधिकार, बिल्कुल रिवीजन है, तो आप लोग जरूर जाके करिएगा। एक बार अगर आप चला के ही मोबाइल रख देंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीति निर्देशक तत्व एग्जाम की डेट का आप लोगों को बता दूं, कभी भी आ सकती है, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने। तो आप अपना जो है अपनी तैयारी जारी रखिए। ऐसी तैयारी करिए कि एक सीट आपकी हो। तो अगर आप बीच बीच में तैयारी अपनी रोकते रहेंगे तो एक सीट आपकी नहीं होगी, पक्की बात है। अगर आप अपनी पढ़ाई रोक देते हैं तो नहीं होगी कि एग्ज़ाम जब आएगा तब हम तैयारी करेंगे। आप एग्ज़ाम को छोड़िए, आप तैयारी करते रहिए। जैसे एग्ज़ाम आ जाए बिल्कुल आप रेडी रहें एग्ज़ाम देने के लिए। तो चलिए हम लोग रिवीजन करते हैं नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, पहला पॉइंट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल करने का क्या उद्देश्य था। नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान में शामिल करने का क्या उद्देश्य था। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान में शामिल करने का क्या उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। क्या उद्देश्य था, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। क्वेश्चन क्या पूछा गया, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक को शामिल करने का उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य क्या था, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना जो है संविधान का उद्देश्य था। इसलिए जो है नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल किया गया। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना जो है किस भाग में ऐड किया गया है, भारतीय संविधान के किस भाग में ऐड किया गया है। कल्याणकारी, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है। किस भाग में किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में किया गया है। भाग 4 में क्या सम्मिलित किया गया है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित किया गया है, शामिल किया गया है। नीति निर्देशक तत्व के रूप में शामिल किया गया भाग 4 में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भाग 4 में शामिल किया गया है। क्या, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश जो है संविधान के किस भाग में किया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में किया गया है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। किसके अंतर्गत जो है पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली को शामिल किया गया है। किसमें शामिल किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत जो है पंचायती प्रणाली को शामिल किया गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। अगर क्वेश्चन पूछा गया पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था संविधान के किस भाग में ऐड किया गया है, किस भाग में शामिल किया गया है, तो किस में शामिल किया गया, भाग 4 में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। आप लोग समझ गए होंगे। समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछा गया क्या समान आचार संहिता जो है, क्या वह जो है नीति निर्देशक तत्वों का भाग है, तो क्या होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का
समान आचार संहिता जो है वह भाग नहीं है, बल्कि समान नागरिक संहिता जो है वह नीति निदेशक तत्व का भाग है। इसमें क्या ऐड करना है, इसमें अगर जहां नागरिक ऐड होगा वह क्या होगा, नीति निदेशक तत्वों का भाग होगा। समझ रहे हैं, जहां समान आचार संहिता होगा वह जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व का भाग नहीं है, बल्कि समान नागरिक संहिता जो है नीति निदेशक तत्वों का भाग है। किंतु समान नागरिक संहिता नीति निदेशक तत्व है, समान नागरिक संहिता नीति निदेशक तत्व है, लेकिन समान आचार संहिता राज्य के नीति निदेशक तत्व नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नीति निदेशक तत्व क्या बाद योग्य है? क्या अगर आपके नीति निदेशक जो तत्व अभी आगे मैं पढ़ाऊंगी, जो नीति निदेशक तत्व जो मिले हुए हैं संविधान में जो लिखित हैं, क्या उस पे आप जो है वाद योग्य है? क्या आप कानून जो है न्यायालय में जा सकते हैं अगर जो है नीति निदेशक तत्वों का जो है सरकार द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है, तो क्या आप वाद योग्य है? क्या आप कानूनगत लड़ाई लड़ सकते हैं? तो नहीं। अगर नीति निदेशक तत्वों का पालन जो है सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है तो वह वाद योग्य नहीं है, उसके खिलाफ कोई लड़ाई आप नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन बनता है, अगर जो है मौलिक अधिकार, क्वेश्चन क्या है, नीति निदेशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है, क्या मौलिक अधिकार जो है वह वाद योग्य है? तो 100% आप वाद योग्य है। अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय में जाकर जो है आप न्यायालय में जाएंगे और जो आपका जैसे आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन नीति निदेशक तत्व में आप सरकार के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अगर मौलिक अधिकार के आपका हनन हो रहा है तो आप सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं, मौलिक अधिकार जो है वाद योग्य है। लेकिन नीति निदेशक तत्वों का अगर सरकार पालन नहीं कर रही है तो आप उसके खिलाफ कानूनगत लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, मतलब यह वाद योग्य नहीं है। आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 36 नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। ठीक है, इसको हम लोग अभी आगे देखते हैं। चलिए, हाँ, संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया? प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया किस अनुच्छेद में? क्वेश्चन पूछा जाता है, संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 43 का, अनुच्छेद 43 का कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान। कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 43 का में है। कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान अनुच्छेद 43 का में है। आगे बढ़ते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है? समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान। समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान क्या है? विधिवत जब हम पढ़ाएंगे तो विस्तृत पढ़ाएंगे, बस थोड़ा सा बता देती हूँ। समान कार्य के लिए समान प्रावधान, जैसे कोई स्त्री या पुरुष जब काम करते हैं तो जो है स्त्री जो काम करती है उसको वेतन कम दिया जाता था और पुरुष को जो है स्त्री के बदले ज़्यादा वेतन दिया जाता था। लेकिन नीति निदेशक तत्व में एक चीज को ऐड किया गया कि समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी अगर वही काम कर रहा है तो उसको समान वेतन मिलना चाहिए, किसी को ज़्यादा किसी को कम नहीं मिलना चाहिए। समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान जो है कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? नीति निदेशक तत्वों में किया गया है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में। कहाँ किया गया है? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में। समान कार्य के लिए समान वेतन, आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निदेशक तत्वों में निहित है। अभी मैंने जो है आप लोगों को बताया कि जो है वही काम अगर पुरुष और स्त्री
दोनों कर रहे हैं तो उनको समान वेतन मिलना चाहिए, स्त्रियों को कम वेतन नहीं मिलना चाहिए। यही है, समान कार्य के लिए समान वेतन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं संविधान से। आप कोई भी एग्जाम देंगे, कोई भी टीचिंग लाइन छोड़ के भी अगर आप टीचिंग लाइन दे रहे हैं तो वहाँ तो ये तो पूछा ही जाता है, लगभग संविधान से कम 50% तो संविधान से ही आता है क्वेश्चन। और अगर आप कहीं और एग्जाम दे रहे हैं, अदर कोई भी, अभी पुलिस का चल रहा है, पुलिस का एग्जाम हो रहा है, तो उसमें संविधान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन तो होगा ही होगा संविधान से। इसलिए संविधान का बार बार रिवीजन करना है। इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं, आप संविधान में क्या समझाओगे, इसमें पढ़ने वाली बात है। मतलब हमारे संविधान में क्या क्या, नीति निर्देशक तत्व में क्या है, किस अनुच्छेद में क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, तो राष्ट्रपति क्या, मतलब उसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बारे में सब चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मंत्रिपरिषद हुआ, तो सब चीज़ें क्या करना है, हम लोगों को रिवीजन करना है। क्योंकि हम लोग अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना तो हम लोग पढ़ भी चुके होंगे कि सारी चीज़ें, अगर हम राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं तो राजनीति की भाषा भी समझ रहे होंगे। तो संविधान मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, कौन अनुच्छेद जो है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, तो कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 51। कौन सा है, अनुच्छेद 51 जो है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से अनुच्छेद 51। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में देखे होंगे आप, चाहे टीजीटी, पीजीटी, अदर कोई एग्जाम देते होंगे, अदर टीचिंग लाइन छोड़ के अदर कोई आप एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ भी यह कथन पूछा जाता है जो केटी शाह महोदय का है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसके अनुसार, जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है, जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। किसका कथन है, केटी शाह महोदय का है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार क्या किया जाता है, अदा किया जाता है। या किसका कथन है, केटी शाह महोदय का कथन है। चलिए हम लोग देख लेते हैं नीति निर्देशक तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। नीति निर्देशक तत्व जो है कहां से, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। कितने तक है, अनुच्छेद 36 से 51 तक जो क्या है, नीति निर्देशक तत्व। 12 से 35 तक क्या है, मौलिक अधिकार। इसके बाद 36 से 51 तक क्या है, नीति निर्देशक तत्व। तो चलिए बारी बारी से हम लोग अध्ययन कर लेते हैं कि 36 से 51 में जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें कौन कौन से, किस अनुच्छेद में क्या है। तो विधिवत हम लोग जो है नीति निर्देशक तत्व को समझ लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 36 में क्या है, 36 से 51 तक है। बारी बारी से हम लोग सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं उसको पढ़ेंगे। ठीक है, 36 से 51, 36 से 51 कहां से, अनुच्छेद 36 में देखते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा गया कि अनुच्छेद 36 में क्या है, अनुच्छेद 36 में क्या है, तो अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा है। नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा जो है अनुच्छेद 36 में है। अनुच्छेद 36 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित राज्य की परिभाषा। किससे, अनुच्छेद 36 में। अनुच्छेद 36 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 में है। चलिए अनुच्छेद 37 देख लेते हैं।
अनुच्छेद 37 में क्या है, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होना। न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होना मतलब यह न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, वाद योग्य नहीं है। अनुच्छेद किस में है, 37 में। अनुच्छेद 37 में न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होना, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होना। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 38 देख लेते हैं। लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था करना। लोक कल्याण की वृद्धि के लिए क्या करना, सामाजिक व्यवस्था करना। लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था करना। लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था करना किसमें है, अनुच्छेद 38 में। अनुच्छेद 38 में है लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था करना। आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनुच्छेद 38 टू देख लेते हैं, 38 सेकेंड। अनुच्छेद 38 सेकेंड में है आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना। आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना मतलब किसी के पास ज्यादा संपत्ति है, किसी के पास कम संपत्ति है, इस चीज को सरकार के द्वारा बीच में ढकने का प्रयास करना मतलब कम करने का प्रयास करना। तो किसमें है, अनुच्छेद 38(2) में है आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना। आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना अनुच्छेद 38 सेकेंड में है। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 39 का निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना अनुच्छेद 39 का में है। किसमें है, निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना अनुच्छेद 39 का में है। निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना मतलब क्या हुआ, जैसे आपके पास जो है पैसा नहीं है, अगर आप जो है न्यायालय में जाना चाहते हैं या कोई आपके अधिकार का हनन कर रहा है तो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत यह लिखा गया है या कि आपकी निःशुल्क जो है सहायता की जाएगी। ठीक है, निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 39 खा। अनुच्छेद 39 खा में क्या है, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति हो। अनुच्छेद 39 खा में है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। समुदाय के भौतिक, कोई समुदाय हो उसके जो है भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति हो। जैसे कोई समुदाय है, भौतिक संसाधन कौन से हुए, जैसे जंगल हुआ, भौतिक संसाधन क्या हुआ, जैसे जंगल हुआ, नदी हुआ, ये सब चीजें क्या है, भौतिक संसाधन है। तो भौतिक संसाधन, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे कोई एक व्यक्ति का उस पर वर्चस्व ना हो, किसी एक व्यक्ति से उसका कल्याण ना हो, बल्कि उससे जो है सामूहिक मतलब बहुत ज्यादा लोगों का कल्याण हो। ठीक है, सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति हो। सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति हो मतलब बहुत सारे लोग उसके माध्यम से कल्याण हो, बल्कि एक व्यक्ति का वर्चस्व उस पर ना हो। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। 39 घा देख लेते हैं। 39 घा में क्या है, पुरुषों व स्त्रियां दोनों को समान कर के लिए समान वेतन। अभी क्वेश्चन पूछा गया था ऊपर, तो किसमें है, अनुच्छेद 39 घ में है कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान वेतन दिया जाए समान कार्य के लिए। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 39 अंगा देख लेते हैं। पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो। ठीक है, पुरुष, ध्यान से समझिएगा, पुरुष और स्त्री कर्मगारों के स्वास्थ्य व शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो। किस अनुच्छेद में है, 39 घ में है। पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, अनुच्छेद 39 घ में है। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 40 में देख लेते हैं, ग्राम पंचायतों का गठन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40। ग्राम पंचायतों का गठन किसमें है, अनुच्छेद 40 में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए अनुच्छेद 42 देख लेते हैं हम लोग। अनुच्छेद 42 देख लेते हैं। अनुच्छेद 42
40 में क्या है, अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 में क्या है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 41 में क्या है, कुछ दशाओं में क्या है, काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। क्या है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद किसमें है, अनुच्छेद 41 में है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है। अनुच्छेद 42 की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। काम की न्यायसंगत एवं मनोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 42 में क्या है, काम की न्यायसंगत एवं मनोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता। अगर पूछा गया प्रसूति सहायता, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रसूति सहायता अनुच्छेद किसमें है, अनुच्छेद 42 में है। किसमें है, अनुच्छेद 42 में है। काम की न्यायसंगत एवं मनोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता अनुच्छेद 42 में है। अनुच्छेद 43 देख लेते हैं। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी मतलब इतनी मजदूरी दी जाए कि उनका निर्वाहन हो जाए, उनका खाने पीने का खर्चा आराम से चल जाए। तो किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 43 में है। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, इतनी मजदूरी दी जाए कि उनका भोजन पानी चलता रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 43 का, अनुच्छेद 43 का, ठीक है। अनुच्छेद 43 का में क्या है, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना अनुच्छेद 43 का में है। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना अनुच्छेद किसमें है, 43 का में है। चलिए 43 खा देख लेते हैं। सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। 43 खा में क्या है, सहकारी समितियां, सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना है। अनुच्छेद 44 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। समान नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। समान नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता अनुच्छेद किसमें है, अनुच्छेद 44 में। सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम व आय के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 45 में क्या है, अनुच्छेद 45 में है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। कितने से, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। मतलब 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद किसमें है, तो अनुच्छेद 45 में है। अनुच्छेद 44 में क्या है, सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 45 में है। 6 वर्ष से कम के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 46 देख लेते हैं हम लोग। एससी एसटी दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। एससी एसटी अनुच्छेद किसमें है, अनुच्छेद 46 में है। एससी एसटी दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। एससी एसटी दुर्बल वर्गों की शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि किसमें है, अनुच्छेद 46 में है। अनुच्छेद 47 देख लेते हैं। पोषा स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध। क्या है, अनुच्छेद 47 में है पोषा स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध है।
नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध है। यही तो है, प्रतिबंध भले ही है लेकिन सब उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, यह वाद योग्य नहीं है, यह नीति निर्देशक तत्व में है इसलिए वाद योग्य नहीं है। अगर यही मौलिक अधिकार मिला होता कि नशीले पदार्थों का जो है पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध है, कोई भी देश का कोई भी नागरिक को अगर मौलिक अधिकार के रूप में मिला होता तो आप कानूनगत लड़ाई कर सकते थे, लेकिन यहाँ कोई कानूनगत आप लड़ाई नहीं कर सकते हैं। सिर्फ इसको क्या किया गया है, नीति निर्देशक तत्वों में रख दिया गया है। अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा जिसको संविधान की जानकारी होगी, वह सोचेगा कि भाई यह संविधान के द्वारा वर्जित है तो यह काम मुझे नहीं करना चाहिए, तो वह यह काम नहीं करेगा। लेकिन जिसको पता ही नहीं है तो कोई बात नहीं, उपभोग होने दो, करने दो, पीने दो, खाने दो, तो उससे क्या होगा, आपके स्वास्थ्य का हानि होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 48 देख लेते हैं। गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के क्या हुआ, बार प्रतिबंध एवं उनकी नस्लों में सुधार का प्रयास। गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के जो है काटने या पीटने पर क्या है, प्रतिबंध है एवं उनकी नस्लों में सुधार का प्रयास है। गाय, आप गाय को नहीं काट सकते हैं, बछड़े को नहीं काट सकते हैं, और कोई दुधारू पशु है, जैसे कोई पशु दूध दे रहा है तो उसको काटने का वर्जित किया गया है। किसके माध्यम से, नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से, और उनकी नस्लों में सुधार करने का प्रयास। अनुच्छेद किसमें है, 48 में है। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 48 में आगे बढ़ते हैं। 48 अनुच्छेद 48 देख लेते हैं। अनुच्छेद 48, ठीक है, अनुच्छेद 48, कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना। कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना अनुच्छेद किसमें है, 48 में है। कृषि में, पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का उपयोग करना किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 48 में है। अनुच्छेद 48 का देख लेते हैं। पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन तथा अन्य जीवों की रचना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 48 का में है। किसमें है, अनुच्छेद 48 का में क्या है, पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन करना तथा वन्य जीवों की रक्षा करना। अनुच्छेद किसमें है, अनुच्छेद 48 का में, 48 का या ए, ठीक है। पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन करना और वन्य जीवों की रक्षा करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 49 देख लेते हैं। राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना। राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का क्या करना, संरक्षण करना अनुच्छेद 49 में है। अनुच्छेद 50 देख लेते हैं। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 50 में क्या है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद किसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किसमें है, अनुच्छेद 51 में है। चलिए 36 से 51 हम लोग नीति निर्देशक तत्व को पढ़ चुके हैं, भाग 4 में है। मूल अधिकार जो है कानूनी रूप से मान्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व एक राजनीतिक मान्यता है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मौलिक अधिकार वाद योग्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। मूल अधिकार जो है कानूनी रूप से मान्य है। आपके मूल अधिकार का कहीं हनन हो रहा है तो आप जो है कानूनगत लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन आपके नीति निर्देशक तत्व जो संविधान में दिए हैं उसका गवर्नमेंट जो है फॉलो नहीं कर रही है, पालन नहीं कर रही है, तो आप कानूनगत लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। यह एक राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। कौन, राजनीति, जो नीति निर्देशक तत्व है उसको क्या मिला है, राजनीतिक मान्यता मिली हुई है, कि मतलब ये चीजें होनी चाहिए, अगर नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं। नीति निर्देशक तत्व क्या है, यह चीज जो नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 है,
या किसी देश में जो है होनी चाहिए। किसी देश में सरकार के द्वारा इस पर काम करना चाहिए। अगर सरकार काम नहीं कर रही है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो मौलिक अधिकार मिला है वह अगर सरकार उस चीज को जो है देशवासियों को जो मौलिक अधिकार मिला है, अगर उस पर सरकार काम नहीं कर रही है, उसकी बातों को नहीं सुन रही है, उसके मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है, तब आप कोर्ट में जाके आराम से सरकार के खिलाफ कानूनगत लड़ाई लड़ सकते हैं। तो यह रहा नीति निदेशक तत्व। इसके आगे जो है हम लोग कल पढ़ेंगे। अगली क्लास हमारी होगी रिवीजन की। तो धन्यवाद, आप लोग पढ़ते रहिए और जो है सब्सक्राइब करते रहिए और चैनल को शेयर करते रहिए। धन्यवाद।